हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी चैप्टर 3 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो वो भी मैं इसके साथ लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दे दूंगी ताकि आपका कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। देखो, नेशनल इनकम जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। किसके द्वारा अर्न होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट। और ड्यूरेशन क्या है? अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम शामिल होती है और नेशनल इनकम के अंदर जो इनकम है दैट इज अर्न और जनरेटेड बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। फैक्ट्री इनकम का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जो हाउस होल्ड से वो फैक्टर्स सर्विसेज लेता है, तो जो उनको पेमेंट करता है, अगर लैंड लिया है तो उसके बदले में रेंट, लेबर है तो उसके बदले में वेजेस, कैपिटल है तो उसके बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर है तो उसके बदले में प्रॉफिट। फैक्ट्री इनकम को हम इस तरह से बता सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो लेबर के बदले में है, रेंट जो है लैंड के बदले में है, इंटरेस्ट जो है कैपिटल के बदले में है और जो एंटरप्रेन्योर है उसके बदले में प्रॉफिट है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम जनरेट करते हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसको ही नेशनल इनकम के अंदर लिया जाता है। और हमने समझा फैक्ट्री इनकम क्या होती है। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो ऑर्डिनरली रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न, जैसे हमारे देश के अंदर वो रहता है। एक पर्सन जो हमारे देश के अंदर 1 साल या उससे अवधि ज्यादा अवधि के लिए रहता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे देश के अंदर ऑर्डिनरली रिजाइड करता है। तो वो व्यक्ति हमारे देश का सिटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के अंदर लाई करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे देश के अंदर करता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अंदर जो है क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस तरह की काफी सारी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया है ताकि आप एमसीक्यू के लिए भी तैयार हो जाओ। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर जैसे फॉरेन एम्बेसीज है, अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन एम्बेसी है, जैसे जापान की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, तो उसके अंदर अगर हमारे देश के इंडियन जो है वहां पे काम करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है। उसी तरह जो हमारे बाहरी देशों के अंदर इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, चाहे वो यूएसए में है, चाहे वो जापान में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, अगर वहां पे फॉरेनर जो है इंडियन एम्बेसी जो कि बाहरले देशों में सिचुएटेड है वहां पे फॉरेनर्स काम करते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट है। और उसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर वो हमारी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वहां पे इंडियन जो एम्प्लॉयड होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लोकेटेड है, फॉरेनर काम करते हैं तो नॉन रेजिडेंट है। उसी तरह जो लोकल पीपल है, अगर वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंडिया में सिचुएटेड है वहां पे काम करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है। उसी तरह जैसे बाहर का कोई विदेश का जैसे कोई व्यक्ति वहां पे जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर, तो वो जो है नॉन रेजिडेंट है। जैसे एम्बेसडर फॉर इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, जैसे हमारे देश की जो एम्बेसी दूसरे देशों में सिचुएटेड होती है तो हमारे देश के जो एम्बेसडर होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। और उसी तरह जो एम्बेसी हमारे देश में सिचुएटेड होते हैं और दूसरे देशों के एम्बेसडर्स होते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। उसी तरह जो फॉरेनर सिटीजन है वो हमारे देश के अंदर जो है पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर रहता है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट है, बशर्ते कि वो स्टडी के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया जा मतलब होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है कि जैसे फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट आया है हमारे देश में काम कर रहा है लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज लेस देन 1 ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, देखो जो पॉलिटिकल टेरिटरी है वो इकोनॉमिक टेरिटरी से उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की तो इट इज ऑलवेज टेकन इकोनॉमिक टेरिटरी जो कि उससे ज्यादा वाइडर है। इकोनॉमिक टेरिटरी यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसको गवर्नमेंट जो है
एडमिनिस्टर करती है, जिसके अंदर जो लोग हैं, चीजें जो है और कैपिटल जो है आसानी के साथ आ जा सकती है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जितनी भी फैक्ट्री इनकम जनरेट होती है उसका टोटल कर दिया जाए। अगर वो इनकम जो है हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होती है, इसके अंदर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको रेजिडेंट जनरेट करता है या नॉन रेजिडेंट जनरेट करता है। तो डोमेस्टिक इनकम जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम। फैक्ट्री इनकम क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, चारों को अगर जमा कर दिया जाए, और ये कहाँ पे जनरेटेड होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और ये विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, और इसको चाहे रेजिडेंट जनरेट करे चाहे नॉन रेजिडेंट, तो ये डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। उसी तरह नेशनल इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट ये किसके द्वारा जनरेटेड होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट। कहाँ जनरेटेड होनी चाहिए? चाहे ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होती है चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर होती है, तो ये नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम के अंदर जो इनकम जनरेटेड होती है दैट इज टेकन इनटू अकाउंट ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, चाहे वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में है चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब हम डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, ये आइडेंटिकल कंसेप्ट जो है होते हैं। देखो प्रोडक्शन जो होती है फैक्ट्री इनकम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखो पहले जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं, चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर चीजों को सेल करके जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो फाइनल गुड सेल करके जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो फैक्टर्स को दे दिया जाता है, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर लेबर सर्विसेज, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। उसी तरह डोमेस्टिक इनकम जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल कंसेप्ट है, और अगर डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम हो जाती है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर भी अगर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो वो नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है। तो अब हम ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, क्योंकि देखो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस और नेट के अंदर हम उसको शो करते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मेयर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होता है। डेप्रिसिएशन जो होती है उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, वियर एंड टियर ऑफ द एसेट। लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होती। देखो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन को जमा कर दे तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसी तरह अब हम समझते हैं कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसी तरह देखो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर जो है डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन को जमा कर दे तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। तो इससे हमने समझा कि जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन शामिल होती है, जब हमने नेट निकालना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। उसी तरह हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो इकोनॉमी के अंदर अगर दो ही सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ दो ही सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर कोई अंतर नहीं होता। और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है तो ये चीजों के ऊपर टैक्स लगाता है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जिससे क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, और जो सब्सिडीज होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा सहायता होती है जिससे मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रॉस है चाहे वो नेट है, अगर मार्केट प्राइस के अंदर दिया हुआ है और हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट पे कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट पे, जब भी हमने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है तो उसमें से मार्केट प्राइस के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट दिया हुआ है उसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। उसी तरह अगर नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट दिया हुआ है,
मार्केट प्राइस के अंदर से, तो उसके अंदर भी जब हम नेट इनडायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट ग्रॉस है या नेट है वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। उसी तरह अगर हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है और हमें ग्रॉस या नेट, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर वो फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है तो नेट इनडायरेक्ट मार्केट प्राइस पे जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम जमा कर देते हैं, और अगर फैक्टर कॉस्ट पे करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें मार्केट प्राइस पे ग्रॉस और नेट कंसेप्ट जो है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट अगर गिवन है। Now we are going to understand the aggregates which are related to the national income, gross domestic product at market price, जिसको हम GDP मार्केट प्राइस इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर जो है डिनोट करते हैं। देखो, मार्केट प्राइस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे प्रोड्यूस है, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल होती है, और जब हम नेट की बात करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होती है, इसमें शामिल नहीं होती, एक्सक्लूसिव होती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है या डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वी आर गोइंग टू हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और अगर हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन उसमें से हम ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जमा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है बाहरले देशों के अंदर जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो इनकम जनरेट होती है, उसी तरह जो दूसरे देश के दूसरे देशों के जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, वो जो मतलब हमारे देश के लिए वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, अगर वो यहाँ पे हमारे देश के अंदर वो फैक्ट्री इनकम जनरेट करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। फैक्ट्री इनकम जनरेटेड बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अदर कंट्री एंड द फैक्ट्री इनकम जनरेटेड बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री, वो माइनस होगी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो सकती है। अगर हमारे देश की फैक्ट्री इनकम जनरेटेड ज्यादा है तो पॉजिटिव होती है, अगर दूसरे देशों के जो रेजिडेंट होते हैं अगर उनकी ज्यादा है तो ये माइनस होती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर जब हम नेट फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, देखो जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन उसके अंदर शामिल होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। जब हमने इनको जमा कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो शामिल नहीं होती। उसी तरह जब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है और अगर हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और अगर हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। उसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। इन सबको जमा कर दिए तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड जमा कर देंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह जब हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है तो अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड।